साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस मेंस जो होना है, इसके अतिरिक्त अन्य जो भी राज्य स्तरीय पीसीएस के मेंस होने हैं, उन सभी के लिए भी ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग मुख्यतः यूपी पीसीएस मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस के जो पेपर हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और ये जो टॉपिक हैं, जो क्रॉनिकल की करंट अफेयर की मैगजीन आई है, इसमें सामान्य अध्ययन के 90 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं। उन टॉपिक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग जीएस पेपर्स फर्स्ट से संबंधित दो टॉपिक, पहला है कृषि का नारीकरण और दूसरा है पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये आपका भारतीय समाज वाला जो पोर्शन है उससे रिलेटेड है ये। तो सबसे पहले बात करेंगे कृषि का नारीकरण के संबंध में। देखिए, कृषि का नारीकरण अर्थात फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये है क्या? तो देखिए, कृषि क्षेत्र का नारीकरण कृषि क्षेत्र में विभिन्न भूमिकाओं जैसे मजदूरों, किसानों और उद्यमियों में महिलाओं की बढ़ती संख्या को संदर्भित करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पुरुषों के बढ़ते प्रवास के कारण, चूँकि वो रोजगार के लिए दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों में जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो प्रवास के कारण कृषि क्षेत्र का नारीकरण हो रहा है। कृषि में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात करें तो कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल 146 मिलियन परिचालन होल्डिंग्स, ऑपरेटिंग होल्डिंग्स में महिला परिचालन धारकों की हिस्सेदारी लगभग 13% अर्थात 20.25 मिलियन है। ऑक्सफैम इंडिया के अनुसार लगभग 60 से 80% खाद्य उत्पादन और 90% डेयरी उत्पादन के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल महिला मुख्य श्रमिकों में से 55% जो हैं ये खेतिहार मजदूर थी, मतलब इनके पास स्वयं की खेती नहीं है, ये दूसरों खेतों में मजदूरी के कार्य करती हैं। कृषि नारीकरण के कारण क्या है, इनके कारणों के बारे में बात करें तो पहला कारण है गरीबी। कैसे? गरीबी एक प्रमुख कारक है जिसके कारण महिलाओं को परिवार की आय के पूरक के लिए खेतिहर मजदूरों के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाएं पारिवारिक क्षेत्रों में भी अवैतनिक श्रमिकों के रूप में काम करती हैं। दूसरा, कृषि संकट। तो देखिए, पिछले कुछ वर्षों में से पुरुष किसानों की आत्महत्या की बढ़ती वृद्धि दर के कारण महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में प्रवासन। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार पुरुषों द्वारा ग्रामीण से शहरी प्रवास में वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। और चौथा रीजन है गतिशीलता की कमी। अन्य रोजगार के लिए महिलाओं की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता प्रतिबंधित होती है, मतलब उनके पास अन्य रोजगार में जाने के लिए जो आवश्यक या अनिवार्य कौशल होना चाहिए वो इनके पास नहीं होता, और भी कई प्रकार से इनके साथ दिक्कतें होती हैं, अर्थात एक प्रकार से इन पर कई तरह के प्रतिबंध होते हैं। इसलिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ही कार्य करती हैं। अगला है श्रम का लिंग विभाजन। देखिए, पितृसत्तात्मक सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों के कारण ग्रामीण गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी दुर्लभ है। इसने महिलाओं को पूरक कमाई के रूप में कृषि कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है। अगला है कोविड-19 महामारी के बाद ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने खेती का कार्यभार संभाला है, अपने घरों की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अब बात करते हैं कृषि नारीकरण के महत्व के संदर्भ में। तो देखिए, क्या क्या महत्व है। पहला महत्व है रोजगार का। कृषि क्षेत्र जो है ये सभी आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से 80% महिलाओं को रोजगार देता है ये। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण। कृषि में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि होने से इनका आर्थिक आधार पर सशक्तिकरण हुआ है। चौथा, कृषि गतिविधियों में वृद्धि। ग्रामीण महिलाएं न केवल फसल नियोजन और खेती में बल्कि बागवानी, प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण, पशुधन पालन, मत्स्य पालन और कुटीर उद्योगों जैसी उच्च मूल्य गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला महत्व है कृषि जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में। तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थानीय कृषि जैव विविधता को संरक्षित करने में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होती है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में तो महिलाओं ने कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण कृषि नारीकरण के महत्व हैं। पहला, रोजगार के संदर्भ में। दूसरा, आर्थिक सशक्तिकरण। तीसरा, कृषि गतिविधियों में वृद्धि। चौथा, कृषि जैव विविधता का संरक्षण। और पांचवा, ग्रामीण विकास। यहाँ पे 5 पॉइंट बताए गए हैं। आप अन्य पॉइंट भी यदि जानते हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कृषि के नारीकरण के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में। पहला है भू स्वामित्व का। देखिए, 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार लगभग 86% कृषक महिलाओं के पास भू स्वामित्व नहीं है। दूसरा है लिंग वेतन अंतर। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। वे अपने खेतों के साथ साथ घर में भी अवैतनिक मजदूर के रूप में कार्य करती हैं।
प्रशिक्षण की कमी, अधिकतर किसान महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। अगला है मशीनरी। महिला किसान और मजदूर आमतौर पर कृषि में श्रम प्रदान कार्य करते हैं, लेकिन अधिकांश कृषि यंत्रों को चलाना महिलाओं के लिए कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि ये मशीनें भी कई बार क्या होती हैं, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं होती हैं। संसाधन। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आमतौर पर वित्तीय संसाधनों और आधुनिक आदानों अर्थात जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक तक निम्न पहुंच होती है। उत्पादक संसाधनों तक समान पहुंच बनाने से यदि बना दिया जाए तो बनाने से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में 2.5 से 4% तक की वृद्धि हो सकती है। अब बात करते हैं सरकार द्वारा कृषि के नारीकरण की दिशा में किए गए उपायों के बारे में। तो सभी चालू योजनाओं, कार्यक्रमों और विकासात्मक गतिविधियों में महिला लाभार्थियों के लिए कम से कम 30% बजट आवंटित करना सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। महिला शक्ति केंद्र के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों में वृद्धि करना है। यह भी महिला शक्ति केंद्रों का उद्देश्य है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर उन्हें सशक्त बनाने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना को लागू किया जा रहा है। आगे की राह के बारे में बात करें, आगे क्या किया जा सकता है, तो सरलता से ऋण प्रदान करना। इसके लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की माइक्रो फाइनेंस पहल के अंतर्गत बिना संपार्श्विक अर्थात विदाउट कोलेट्रल के ऋण के प्रावधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, जेंडर फ्रेंडली मशीनरी। मशीन विनिर्माताओं को जेंडर फ्रेंडली मशीनरी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला है महिलाओं को प्रशिक्षित करना। महिला किसानों को नवीन प्रौद्योगिकी के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों को अतिरिक्त कार्य दिया जाना चाहिए। अगला है संसाधनों तक पहुंच। खाद्य और कृषि संगठन FAO का कहना है कि महिला और पुरुष किसानों के लिए उत्पादक संसाधनों तक पहुंच को बराबर करने से विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में 2.5 से लेकर के 4% तक की वृद्धि हो सकती है। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के बारे में बात करें तो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम किसी क्षेत्र विशेष के स्थानीय समुदायों के ज्ञान, नवाचारों और प्रथाओं को संदर्भित करता है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बाधाओं को दूर करने और अपने आस पड़ोस की संभावनाओं का दोहन करने के दौरान विकसित होता है। तो ये है आपका पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। तो इस टॉपिक को थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए इसके बारे में और देखें कि पारंपरिक ज्ञान प्रणाली क्या है। यह सदियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर विकसित होता है और स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण के अनुकूल होता है। ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से प्रसारित होता है। पारंपरिक ज्ञान कई पहलुओं से संबंधित हो सकता है, जैसे पारंपरिक वन प्रबंधन प्रणाली, पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली, मृदा और उर्वरता प्रबंधन, कीट प्रबंधन, जैविक खाद्य प्रबंधन, कृषि और बागवानी फसलों का प्रबंधन, पारंपरिक खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों का प्रबंधन आदि। पारंपरिक ज्ञान संबंधित मुद्दों की बात करें, क्या क्या मुद्दे हैं इससे संबंध में, तो पहला है अनधिकृत जैविक संसाधन निष्कर्षण, अनअथराइज्ड बायोलॉजिकल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। कई देशों द्वारा पारंपरिक ज्ञान पर आधारित उत्पादों व सेवाओं पर पेटेंट कराया गया है, क्योंकि यह प्रलेखित नहीं है, मतलब इनका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। पेटेंट के रूप में अनधिकृत जैविक संसाधन निष्कर्षण एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। सहस्त्राब्दियों मतलब हजारों वर्षों से पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रसारित किया जाता था तथा इसे कभी प्रलेखित नहीं किया गया। दूसरा मुद्दा है जैव चोरी, बायोपायरेसी का। जैव चोरी के कारण किसी विशेष देश या क्षेत्र के आनुवांशिक संसाधनों के अधिकारों का दूसरे के द्वारा पायरेटेड किया जाता है। इसके कारण पारंपरिक ज्ञान की चोरी को प्रोत्साहन मिलता है। अगला पॉइंट है व्यावसायिक लाभ की प्रवृत्ति। बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां स्थानीय समुदायों के साथ राजस्व साझा किए बिना पारंपरिक औषधीय पौधों का प्रयोग कर लाभ कमाती हैं। फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विकासशील और अल्प विकसित देशों के पारंपरिक चिकित्सीय विशेषताओं से जुड़े पारंपरिक ज्ञान से अक्सर लाभ कमाते हैं। आधुनिक जीवन शैली और पारंपरिक ज्ञान। आधुनिक जीवन शैली की प्राथमिकताएं और आधारणीय विकास प्रथाएं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को धीरे धीरे विस्थापित कर रही हैं। उदाहरण के लिए पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली एवं इसमें प्रयोग होने वाले पदार्थों का प्रयोग तेजी से विलुप्त हो रही है और आधुनिक विदेशी चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पारंपरिक ज्ञान के महत्व की। इसका महत्व क्या है, तो पहला है विविध उत्पादों की प्राप्ति के संबंध में। देखिए पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग कर विविध सौंदर्य प्रसाधन, कृषि और अन्य गैर काष्ठ वन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की जाती है, जैसे कि घृत कुमारी से एलोवेरा के नाम से आप जानते हैं।
तो घृत कुमारी के जेल का सौंदर्य संबंधी प्रयोग। दूसरा, जैव विविधता को बढ़ावा। यह वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। जैव विविधता नीति के एक मॉडल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैव विविधता नीति के एक मॉडल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला है पर्यावरण संरक्षण। यह स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में योगदान देता है। इसके माध्यम से जल एवं मृदा संरक्षण द्वारा दीर्घकालीन एवं संधारणीय विकास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। औषधि के रूप में प्रयोग। औषधीय पौधों का उपयोग ग्रामीण एवं स्थानीय समाजों में विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। सदियों से लोगों द्वारा स्वास्थ्य रखरखाव तथा मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक दवाओं का उपयोग किया जाता रहा है, जैसे कि कोरोना काल में काढ़े का प्रयोग। अगला है किसी क्षेत्र की विशेष पहचान। पारंपरिक ज्ञान अधिकांश स्थानीय समूहों की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। औद्योगिक या व्यावसायिक लाभ के लिए पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने से आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 2 टॉपिक के बारे में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।